Hello friends and students, welcome to Pooja Khatri's channel. आज चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। ये एफएससी पार्ट 1 से है और ये वाला लेक्चर एमडी केट के स्टूडेंट्स एज वेल एज जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रिपरेशन करने हैं उन दोनों के लिए ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही शॉर्ट और टू द पॉइंट बात करनी है। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। Which biological molecules are those biological molecules which are found in the living cells? Living cells में जो molecules पाए जाएंगे उनको हम biological molecules कहेंगे। अब यहाँ पर पहली बात आती है, that is biochemistry. Biochemistry is the study of chemical components and chemical processes in living organisms. अब इसमें हमने chemical components कौन से पढ़ने हैं? Chemical components होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स। इनकी हमने स्टडी करनी है। फिर इसके अंदर आते हैं केमिकल प्रोसेसेस। केमिकल प्रोसेसेस में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एक्सेट्रा। तो यही केमिकल कंपोनेंट और यही केमिकल प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो स्टडी करते हैं उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री जो ना वो हेल्पफुल है टू अंडरस्टैंड दी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी लिविंग सेल के में पता चलती है बाय द हेल्प ऑफ बायोकेमिस्ट्री। नाउ कम ऑन टू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल। केमिकल कंपोजिशन सेल की, उसमें प्रोटोप्लाज्म की बात की जाए। प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं साइटोप्लाज्म एंड प्लस में न्यूक्लियस को, जो केमिकली 70 to 90% वाटर पे कंटेन करता है, क्योंकि उसके अंदर 70 to 90% वाटर है। लेट्स सपोज ये 70 to 90% वाटर एवापोरेट हो जाए, तो बाकी रिमेनिंग जो ड्राई वेट बचता है उसको ड्राई वेट या सेल का रिमेनिंग मास कहा जाता है। अब इस ड्राई वेट या रिमेनिंग मास के अंदर क्या मौजूद होता है? इसके अंदर बेसिकली कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। उस कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट, अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि बायोमॉलिक्यूल्स हम किसे कह रहे हैं, वो वाले कंपाउंड्स, वो वाले मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सेल्स में बन रहे हैं उसे हम बायोमॉलिक्यूल्स कह रहे हैं। अब इन बायोमॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए हमारे पास बेसिकली 6 बायो एलिमेंट्स हैं, 6 बायो एलिमेंट्स। ये 6 बायो एलिमेंट्स 98% बॉडी का वेट बनाते हैं, लिविंग बॉडी का। ये 6 बायो एलिमेंट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज कार्बन। कार्बन का हमारे लिविंग सेल में 18.5% होता है। हाइड्रोजन का 9.5, नाइट्रोजन 3.3, ऑक्सीजन 6.5, सल्फर 0.3 एंड फॉस्फोरस 1% होता है। बेसिकली 16 एलिमेंट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी पाए जाते हैं, बट ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो हमारे 98% बॉडी का वेट बनाते हैं। देन कम ऑन टू दी वाटर। वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये क्वेश्चन कहीं भी आता है कि अबंडेंट कंपोनेंट सेल का कौन सा है? अबंडेंट मीन्स ज्यादा, दैट इज वाटर। और अगर हम देखें तो हमें डिफरेंट सेल्स के अंदर इसका कौन जो रेशियो है वो डिफरेंट मिलता है। जैसे हम बोन सेल्स की बात कर ले तो बोन सेल्स के अंदर हमें 20% मिलता है। ब्रेन सेल्स की बात कर ले तो हमें 85% मिलता है। अब वाटर को देखा जाए तो वाटर जो ना पोलर इन नेचर होता है। पोलर इन नेचर है क्यों? क्योंकि इसके पास स्लाइटली नेगेटिव एंड भी होते हैं और स्लाइटली पॉजिटिव एंड भी होता है। स्लाइटली नेगेटिव एंड को ऑक्सीजन वाला साइड होता है और स्लाइटली पॉजिटिव हाइड्रोजन वाला साइड होता है, और इसको डायपोल भी कहा जाता है वाटर को। अब आते हैं हम मेन चीज पे, दैट इज बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले जैसे बिहेव एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। वाटर जो है ना बेस्ट सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि ये पोलर नेचर रखता है और पोलर नेचर की वजह से जो भी आयोनिक सब्सटेंसेस होते हैं वो इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। उसके अलावा
हमारे पास जितने भी सेल्स के अंदर केमिकल रिएक्शंस हैं वो सारे वाटर के प्रेजेंस में होते हैं और इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है वाटर को। इसीलिए ये एक इम्पोर्टेंट चीज है फॉर द प्रोसेस ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट स्लो टू एब्जॉर्ब हीट, या फिर इसको हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहा जाता है। अब वाटर जो है इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है जो स्लोली हीट एब्जॉर्ब करता है, और जब इसको हीट लॉस करनी होती है तो भी स्लोली करता है। तो इसी वजह से 1 ग्राम वाटर का बॉयल करने के लिए हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो यही स्पेसिफिसिटी है वाटर की, और यही वाटर की स्पेसिफिसिटी बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर ये वाटर हीट अप होगा। तो इसका फायदा हम लिविंग सेल में कैसे करेंगे? तो ये क्या करता है, स्टेबिलिटी का काम कर रहा है। हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है वो बाहर के टेम्परेचर जब वार्म अप हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से हमारे जो सेल्स हैं उसका टेम्परेचर इतना जल्दी राइज नहीं होता है। अगर टेम्परेचर उसका राइज हो जाएगा तो एवापोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, इसीलिए ये स्लो टू हीट एब्जॉर्ब करता है। फिर नंबर 3 इज हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इसके अंदर वेपर्स की शक्ल में आने के लिए भी बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ेगी हमें। अब ये ऐसा क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन्स बॉन्डिंग बनी होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। अब हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाकर वो वेपर्स की शक्ल में चेंज होंगे और वो एवापोरेट होंगे। तो इसलिए ये भी हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि इनके अंदर हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन है। और अगर जैसे हम फ्रिज में बर्फ जमाते हैं तो फ्रिज में बर्फ जमाने के लिए इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को बहुत ज्यादा हीट लॉस करनी पड़ती है, तब जाकर वो फ्रीज हो पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एन एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की मुराद है कि ये एज अ एसिड एज अ बेस दोनों वर्क कर सकता है। एज अ एसिड ये कब वर्क करता है? जब ये इलेक्ट्रॉन्स गिव अप करता है, और एज अ बेस भी वर्क करता है जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉन्स कौन से गेन करेगा बेस में? OH आइंस, और गिव अप करेगा H आइंस। तो ये एक परफेक्ट बायोकेमिकल मीडियम है जिसमें इजीली बायोकेमिकल रिएक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये एक्ट एज ए बफर की तरह वर्क कर रहा है, चीजों को बैलेंस कर रहा है, पीएच में चेंज नहीं लाने देता। लास्ट पॉइंट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की दैट कोहेसिव फोर्स इन वाटर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कोहेसिव फोर्स हम किसे कहते हैं? द अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। तो इस नेचर की वजह से वाटर क्या करता है, इजीली चेन बना लेता है और इस तरह से वो कोहेसिव फोर्स कहलाता है। अच्छा, वाटर जो है ना एज ए एडहेर भी काम करता है। वो किस तरह से करता है कि जब भी हम उसे किसी भी वेसल, किसी भी बर्तन के अंदर फिल करेंगे तो वो उसकी स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई कर लेता है। उसके बाद वाटर इज ए एक्सीलेंट ट्रांसपोर्टर भी है as inside the cell as well as outside the cell. So this is all about the water. Next is organic molecules. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम कहते हैं किसको है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो इनसाइड द बॉडी सिंथेसाइज होती हैं। दिस इज द ओल्ड कॉन्सेप्ट नाउ। पहले ये था, लेकिन अब जैसे कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है। तो अब हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की जो डेफिनेशन है उसको हम रीडिफाइन करें या मॉडिफाई करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो वाले हैं जिसमें कार्बन एज अ बेसिक एलिमेंट होगा और उसके इर्द गिर्द कोवेलेंटली हाइड्रोजन बॉन्ड्स एटम्स अटैच्ड होंगे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो वाले होंगे
जिसमें हाइड्रोजन की डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी, तो वो वाले मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। नाउ कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। कंडेंसेशन क्या है? कंडेंसेशन इज अ जॉइनिंग ऑफ टू मोनोमर्स। जब दो सिंपल यूनिट्स, मोनोमर्स मतलब सिंगल यूनिट्स, दो सिंगल यूनिट्स आपस में ज्वाइंट होंगे तो उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं, बिकॉज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में क्या होता है, जब दो सब यूनिट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वहां से वाटर रिलीज होता है। एक मोनोमर से H आयन रिलीज होता है, दूसरे मोनोमर से OH आयन रिलीज होता है। इस तरह से वाटर बन जाता है और वाटर के निकलने से उनके बीच में बॉन्डिंग बनती है, इसीलिए इसको डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहा जाता है। एक बात इंपॉर्टेंट है कि कंडेंसेशन नीड्स एनर्जी एंड प्रॉपर एंजाइम्स। कंडेंसेशन के लिए हमें एनर्जी देनी भी होगी और प्रॉपर एंजाइम्स भी रिक्वायर होंगे। एग्जाम्पल देखने कंडेंसेशन की, फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स फ्रॉम सिंपलर सब यूनिट्स। ओके, देन हाइड्रोलाइसिस। अब कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन के बिल्कुल इनवर्स है हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है कि मैक्रोमोलेक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं मोनोमर्स में, मतलब जो मोनोमर्स बने थे मैक्रोमोलेक्यूल, अब वही मैक्रोमोलेक्यूल ब्रेक डाउन होगा। अब इसमें क्या होगा, एडिशन होगी वाटर की, जो वाटर रिलीज हुआ था वो वाटर ऐड होगा और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी एंजाइम्स की मदद से। ये प्रोसेस होगा लेकिन यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी दी नहीं जाएगी, इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। नाउ दैट इज कार्बन, अ यूनिक एलिमेंट। इसको यूनिक एलिमेंट कहा जाता है क्योंकि ये अनलिमिटेड नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके पास टेट्रावेलेंट नेचर है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब जो सेकंड शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी होती है, लेकिन चूंकि इसके पास 4 ही है, तो अब ये 4 अपनी जो बाहर की वैलेंस शेल है उसको कंप्लीट करने के लिए इसको 4 और एटम्स इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो इसके लिए ये क्या करता है, इजीली 4 और किस्म के एटम्स के साथ अपनी बॉन्डिंग बना लेता है। और बॉन्डिंग कौन सी बनती है इनके अंदर, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है, इसीलिए इसको टेट्रावेलेंट नेचर कहा जाता है। एंड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर ये एज अ फंडामेंटल फ्रेमवर्क काम करता है, क्योंकि ये एज अ सेंटर ऑक्यूपाई करता है और इसके इर्द गिर्द जो है वो हाइड्रोजन एटम्स आकर अटैच्ड होते हैं। अब कार्बन जो है ना वो एक दूसरे के साथ भी लिंक्ड होते हैं सिंगल, डबल या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, क्योंकि इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड इसको कहा जाता है। और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, साइक्लिक और ब्रांच स्ट्रक्चर है, जो आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बन दूसरे कार्बन के साथ अटैच्ड है, फिर किस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है। तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, एक ब्रांच स्ट्रक्चर है। नाउ कम ऑन टू दी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स 4 हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इस वाले लेक्चर में हम सिर्फ प्रोटीन्स पढ़ेंगे। प्रोटीन नेम जो है वो सजेस्ट किया था बेर्ज़िलियस साइंटिस्ट ने इन 1838, लेकिन G.J. मर्डर ने सजेस्ट की थी इसकी इंपॉर्टेंस, मतलब कि प्रोटीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इन 1883। अब प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है, यानी बहुत सारे सब यूनिट्स का बना हुआ है। तो ये इनके अंदर सब यूनिट्स कौन से हैं, दैट इज अमाइनो एसिड्स। और ये लिविंग सेल का 50% ड्राई वेट बनाता है, क्योंकि हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है ना वो हमारा टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक है, मतलब हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें मेनली प्रोटीन होता है, इसीलिए 50% ड्राई वेट है लिविंग सेल का। कम ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसमें एक बेसिक ग्रुप होता है, एक एसिडिक ग्रुप होता है। बेसिक ग्रुप अमोनिया ग्रुप है,
एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। देखें ये स्ट्रक्चर देख लें, इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो ये एक कार्बन है, इसको हम अल्फा कार्बन कहेंगे। अब इस कार्बन के साथ एक साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है और इस साइड पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये दो बेसिक दो ग्रुप्स हैं मेन, जो कि अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम अटैच है, दिस इज साइड चेन, इसको हम कहते हैं रेडिकल ग्रुप। रेडिकल ग्रुप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस जगह पर कोई सा भी मॉलिक्यूल अटैच होगा और फिर उस हिसाब से अमाइनो एसिड की नेचर होगी। तो डिफरेंट 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं लिविंग सेल्स के अंदर। तो ये डिफरेंट जो 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड्स है वो डिपेंड करते हैं सारा इस आर रेडिकल ग्रुप पर, यानी आर पर, यानी साइड चेन पर। तो ये रेडिकल ग्रुप जो होता है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर H अटैच है तो वो ग्लाइसिन है, अगर CH3 है तो फिर L9 है। तो इस तरह से डिफरेंट 20 अमाइनो एसिड्स लिविंग बॉडी के अंदर पाए गए हैं। अब इन 20 अमाइनो एसिड्स में से 9 अमाइनो एसिड्स हैं जो एसेंशियल है। एसेंशियल अमाइनो एसिड्स वो वाले अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमें डाइट से हासिल करने पड़ते हैं रेगुलरली, और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स 11 हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं। फिर यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि ग्लाइसिन सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। और एक चीज कि अमाइनो एसिड 20 अमाइनो एसिड में से सिर्फ वही 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिसके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। तो वो सल्फर प्रेजेंट किस में है? मिथिनाइन में और सिस्टीनाइन में। ये 2 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। हैव यू लुक एट हियर। तो ये पास्ट पेपर में कमीशन के क्वेश्चन आ चुका है कि कौन से 2 अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर सल्फर प्रेजेंट है। दैट इज मिथिनाइन एंड सिस्टीनाइन। नाउ लिंकेज ऑफ अमाइनो एसिड। लिंकेज मीन्स व्हाट? कि व्हेनेवर जब 2 सब यूनिट्स आपस में मिलेंगे। हमने कंडेंसेशन की बात की थी, सिंपलर सब यूनिट्स कम आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे तो वो क्या बनाएंगे? वो मैक्रोमोलेक्यूल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये एक अमाइनो एसिड है, दूसरा अमाइनो एसिड ये है। जब भी आपस में कंबाइन होंगे तो इसमें से क्या होगा? वाटर रिलीज होगा। तो ये यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप से होगा OH रिलीज और अमोनिया ग्रुप से होगा H रिलीज, और वो बन जाएगा वाटर, यानी डिहाइड्रेशन सिंथेसिस होगी और इनके बीच में बनेगा लिंकेज। दिस लिंकेज इज नोन एज पेप्टाइड लिंकेज। और इस तरह से ये चेन कंटिन्यू रहेगी और वो बन जाएगा पॉलीपेप्टाइड, जिसे हम प्रोटीन कहते हैं। तो 4 बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन की। फर्स्ट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है और हमारे जो बॉडी में प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे प्राइमरी प्रोटीन्स ही होते हैं। फिर बाद में वो मॉडिफाई होते हैं सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाaternary स्ट्रक्चर के अंदर। अब प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारे प्रोटीन की इंसुलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर जो कि हेलिक्स शेप में होती है, हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, और ये ट्यूबुलर और रिज्ड होती है। और ये स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर की ही मॉडिफिकेशन है जिसमें सल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये हमारे हेयर्स, स्पाइडर वेब्स में पाई जाती हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की दिस इज फोल्डिंग एंड सुपर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी प्रोटीन स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाती है ये, और ये स्ट्रक्चर मेनली इसके अंदर जो एग्जांपल्स आते हैं वो एंजाइम्स हैं, क्योंकि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स बने होते हैं। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर में है। फिर ये टर्शियरी प्रोटीन स्ट्रक्चर्स और मॉडिफाई होकर क्वाaternary प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाती हैं, यानी इसमें स्ट्रक्चर्स कंबाइन होकर टर्शियरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंबाइन होकर क्वाaternary बनती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेमोग्लोबिन। अब इसके अंदर 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स होती हैं। टोटल अमाइनो एसिड का इनके अंदर जो तादाद होता है वो होता है 574 हेमोग्लोबिन के अंदर। दैट इज अ कॉमन, और साथ ही साथ ये क्वेश्चन भी प्रीवियस पास्ट पेपर्स में आ चुका है।
नाउ द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स, एग, मीट, फिश, मिल्क, पल्सेस, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे हमें प्रोटीन हासिल होता है। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज। ये हमारे टिश्यूज का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हमारे टिश्यूज में रिपेयरिंग का काम करता है, टिश्यूज को रिप्लेस करता है, डैमेज हो जाते हैं उनको। ये प्रोटीन्स हमें ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें, जैसे हमने हेमोग्लोबिन की बात की। क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, डिफेंस में हेल्प करते हैं, फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और हमारे हेयर्स, नेल्स, आईज, स्किन, ब्लड, बोन, मसल्स, ये सब भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। गॉट इट? देख लें तो ये मसल्स में प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। मसल्स में एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन है। फिलामेंट्स के अंदर होता है इंसुलिन, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये हार्मोन है। प्रोटेक्शन में ये कैसे काम कर रहा है? एंटीबॉडीज, वो भी प्रोटीन की बनी होती है। हेमोग्लोबिन जो ट्रांसपोर्टेशन में काम कर रहा है। रुबिस्को एंजाइम है। फेरेटिन जो स्टोरेज का काम कर रहा है। स्पाइडर सिल्क स्ट्रक्चर, तो ये स्पाइडर वेब्स बना रहा है। अब रोडोस्पिन रिसेप्टर का काम कर रहा है। अब प्रोटीन को क्लासिफाई किया गया है दो पार्ट्स में, फाइब्रस प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन प्राइमरी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या होते हैं? लॉन्ग पैरेलल पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर में भी पाई जाती हैं और प्लेटेड शीट्स में भी पाई जाती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन बेसिकली आपकी टर्शरी और क्वांटम स्ट्रक्चर है, जो कि फोल्डेड एंड फोल्डेड होती हैं, स्फेरिकल शेप बनाती हैं। और फाइब्रस प्रोटीन्स इनसॉल्युबल इन वाटर होती हैं, लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर है, यानी वाटर में सॉल्युबल नेचर होती है। फाइब्रस प्रोटीन्स जो होती हैं बहुत टफ होती हैं, रिजिड होती हैं, इसलिए वो स्टेबल रहती हैं। लेकिन ग्लोबुलर प्रोटीन्स अनस्टेबल है, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो वो डीनेचर हो जाएंगे। फाइब्रस प्रोटीन्स मैकेनिकल एंड स्ट्रक्चरल फंक्शनल के तौर पे काम करती हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म और केमिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है। अब फाइब्रोसिस प्रोटीन की एग्जांपल देखी जाए तो केराटिन है। केराटिन प्रोटीन है जो हमारे हेयर्स, नेल्स में पाया जाता है। फिर कोलाजिन है जो हमारे मसल्स में पाया जाता है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स, एंजाइम्स, हेमोग्लोबिन, ये एग्जांपल्स हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर्स हैं।